Good morning, students. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, SPC Government College, अजमेर। लास्ट टर्न पर हमने देखा था कि भारत में जो प्रत्यक्ष कर हैं उनका क्या इतिहास रहा है और प्रत्यक्ष कर ढांचे की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या रही हैं, प्रत्यक्ष कर के पदाधिकारी कौन कौन से रहे हैं। आज हम उसमें और आगे देखेंगे कि शॉर्टकमिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया या भारतीय प्रत्यक्ष कर ढांचे की क्या कमियां हैं या उसमें क्या दोष हैं। भारतीय कर प्रणाली, प्रत्यक्ष कर प्रणाली की विशेषताएं हमने देखी हैं। अब उसके जो दोष या कमियां हैं वो हम देखते हैं। पहला है कर प्रणाली में वैज्ञानिकता का अभाव। वैज्ञानिकता का अभाव कर प्रणाली में इस मायने में है कि हमारी भारतीय प्रत्यक्ष कर प्रणाली में हम जो चेंजेस हैं, परिवर्तन जो हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। और उसका एक कारण ये है कि हम जो ये परिवर्तन करते हैं, ये परिवर्तन हम अल्पकालीन हितों को ध्यान में रख के करते हैं या अल्पकालीन दृष्टि से ही हम सोच करके इसमें परिवर्तन करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो इन परिवर्तनों में दूरदर्शिता का या दीर्घकालीन सोच का अभाव रहता है। जितनी जल्दी परिवर्तन हमारे देश की भारतीय कर प्रणाली में देखने में मिलता है, उतना अन्य किसी देश में इतना तेज़ी से परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। और इसके कारण ही कई बार जो है हम एक बार कोई निर्णय करते हैं, बार बार उसको वापस परिवर्तित करना पड़ता है या लेना पड़ता है। जैसे हमने देखा पहले भी इतिहास में भी कि व्यय कर है, उसको हमने लागू किया, फिर कुछ वर्ष बाद हमने उसको स्थगित किया, फिर लागू कर दिया, अंततः समाप्त कर दिया। इसी प्रकार संपदा शुल्क को लागू किया, बाद में समाप्त किया। धन कर को हमने लागू किया, कभी कंपनी पर लागू किया, कभी स्थगित रखा और अल्टीमेटली 16-17 में हमने उसको समाप्त कर दिया। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनमें हम देखते हैं कि हमने बहुत फ्रिक्वेंटली इनमें परिवर्तन किया है। दूसरा इसमें है कर की अत्यधिक ऊंची दरें होना। भारतीय कर प्रणाली में करों की जो दरें हैं वो अत्यधिक ऊंची दरें हैं। जितनी ऊंची दरें आज भी हमारे देश में हैं, विश्व के अन्य देशों में, कई देशों में उससे काफ़ी कम प्रत्यक्ष करों की दरें रहती हैं। ऊंची दरें रहने का जो प्रभाव है, एक प्रभाव तो ये होता है कि जो करदाता है वो कर चोरी की तरफ डाइवर्ट होता है, क्योंकि ज़्यादा टैक्स देने में कष्ट ज़्यादा होता है। तो करदाता का ये प्रयास रहता है कि वो उसमें से कुछ टैक्स की चोरी करके टैक्स को बचा ले। तो कर चोरी की प्रवृत्ति, कर वंचना की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती है। और दूसरा इफेक्ट ये आता है कि व्यक्ति अधिक आय कमाने के प्रति हतोत्साहित होने लगता है। 70 के दशक में हमारे देश में आधे से भी ज़्यादा जो टैक्स है एक निश्चित सीमा के बाद वो कमाई का सरकार ले लिया करती थी। 60% 70% तक था। तो वहाँ पर जो है करदाता आगे एक निश्चित लेवल के बाद आय कमाने के लिए हतोत्साहित होता था। इसी प्रकार संपदा शुल्क भी हमारे देश में 60-70% तक भी रहा है। तो ये जो कर की ऊंची दरें हैं, इन ऊंची दरों को कारण से ये दो नुकसान होते हैं। संतोष की बात आजकल ये है, थोड़ा एक पॉजिटिव बात ये है कि पिछले कुछ वर्षों में इन दरों में काफ़ी कुछ कमी की है और आज की तारीख में जो आयकर की दर है वो अधिकतम 30% है। उस पर सरचार्ज अगर हम और लगा लें तो सामान्यतया वो 34-35% के आसपास जो है बैठती है। तीसरा पॉइंट इसमें आएगा कर वंचकों को प्रोत्साहन, या जो टैक्स इवेजन करने वाले हैं, टैक्स चुराने वाले हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। हमारे यहाँ कर अधिनियमों में इस प्रकार व्यवस्थाओं की व्याख्या की गई है जिसमें स्पष्टता का अभाव रहता है। और स्पष्टता का अभाव होने के कारण या व्याख्या कई रूप में कर लेने के कारण जो टैक्स
वंचक है या टैक्स इवेज़र है, टैक्स चुराने वाले हैं, वो वकीलों के माध्यम से कोई न कोई इस प्रकार का रास्ता निकाल लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो कर का भार है वो ईमानदार व्यक्तियों को ही ज़्यादा वहन करना पड़ता है। और इसमें भी एक बात और कि समय समय पर सरकार के द्वारा कर वंचकों को थोड़ा सा भुगतान देने के बदले में भूतकालीन अपराधों के लिए माफ़ कर दिया जाता है, या पहले चुराई गई आय पर एक निश्चित समय में एक निश्चित प्रतिशत से कर देने पर उसको 1 नंबर की कमाई में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऐसी योजनाओं से ऐसे कर चुराने वाले करदाताओं की हौसला और बढ़ता है। वो सोचते हैं बार बार बाद में कभी स्कीम आएगी तब हम उसमें थोड़ा टैक्स दे करके बच जाएंगे। तो इस प्रकार से सरकारी आय को भी नुकसान होता है, कर वंचकों को प्रोत्साहन मिलता है। हालांकि सरकार की सोच इसमें रहती होगी कि कर वंचक थोड़ा बहुत पैसा दें तो उसी से सरकार की आय में वृद्धि हो, लेकिन ईमानदार जो करदाता है उसको इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें है अत्यधिक खर्चीली पद्धति। अब हमारे यहाँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या है वो लगभग 5% के आसपास है, और ये करदाता एक निश्चित जोग्राफिकल एरिया में होते नहीं है, पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। तो इसके लिए हमें कर वसूली करने के लिए और संग्रहण करने के लिए पूरे भारतवर्ष में कर्मचारियों और अधिकारियों की एक बड़ी संख्या में अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, नियुक्ति करनी पड़ती है। उससे क्या होता है कि जितना कर हमने कलेक्ट किया है उसका एक बड़ा भाग इनके वेतन भत्तों में और इनकी सुविधाओं पर खर्च हो जाता है। तो अत्यधिक खर्चीली पद्धति होने के कारण जितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसका ज़्यादातर अमाउंट कलेक्शन में ही खर्च हो जाता है, और इसी कारण से भूतकाल में व्यय कर एवं संपदा शुल्क को समाप्त करना पड़ा था। कारण यही दिया गया था। बाद में उपार कर को भी समाप्त करने का एक प्रमुख कारण यही दिया गया था। नेक्स्ट इसमें है ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का अभाव। अब हमारे यहाँ ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों का अभाव ही रहा है। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो हैं वो इनाम पाने की बजाय कष्ट ज़्यादा सहन करते हैं। उन्हें स्थानांतरण, पदावनति, झूठे आरोपों में फंसाना, झूठे केसों का सामना करना, ऐसे में वो अटक जाते हैं। तो जो ईमानदार आदमी है वो भी इस सिस्टम में काम करना पसंद नहीं करता। प्रत्यक्ष कर विभाग में, मैं कहते हुए क्षमा चाहता हूँ, पर प्रत्यक्ष कर विभाग में अधिकांश व्यक्ति जो हैं वो भ्रष्ट और रिश्वतखोर हैं। इस मामले में अथवा होने को बाध्य हो जाते हैं इस सिस्टम में आकर के। इसमें ऐसे ही कर्मचारी पनप रहे हैं, और कर चोरी करने वाले करदाता भी ऐसे ही कर्मचारियों से ज़्यादा खुश रहते हैं जो कि 5 रुपये का कर बचाने के लिए, 50 रुपये का कर बचाने के लिए 10 रुपये उनको रिश्वत दे देते हैं। सरकार के रेवेन्यू में 50 रुपये का नुकसान होता है, 10 उसने खर्च करके 40 बचा लिए। तो 10 में कर्मचारी खुश, 40 करदाता खुश, सरकार को घाटा हो गया 50 रुपये का। तो ये जो एक स्थिति है, ऐसी स्थिति में सुधार होना चाहिए। इन पर इस प्रकार से चेक लगाया जाना चाहिए कि जो है मैक्सिमम कलेक्शन हो, जो लीकेज ऑफ रेवेन्यू है वो लीकेज ऑफ रेवेन्यू नहीं हो। नेक्स्ट इसमें आएगा करदाता पर कर के अलावा भी आर्थिक भार पड़ता है। करदाता पर कर के अलावा आर्थिक भार कैसे पड़ेगा? कर की तो जो दरें हैं वो है ही, उनमें भी ऊंची दरें हैं, तो उससे तो कर देना ही पड़ता है। इसके अलावा कर प्रणाली जटिल होने के कारण से प्रोफेशनल्स की सेवाएं उनको लेनी पड़ती है, तो उनको भी फीस जो है वो देनी पड़ती है। इसके अलावा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी खुश रखने के लिए किसी न किसी रूप में कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, ताकि वो अनावश्यक रूप से जो है ईमानदार करदाताओं को परेशान न करें। नेक्स्ट इसमें है प्रेरणा का अभाव। जो करदाता ईमानदारी से कर का भुगतान करता है, सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं। प्रेरणा मतलब किसी प्रकार से उसको सम्मानित किया जाए, किसी प्रकार से उसको कुछ और प्रकार से उसको प्रोत्साहित किया जाए। बल्कि देखने में क्या आया है कि जो ज़्यादा कर देता है और जो अपने खातों को या अपने अकाउंट्स को स्पष्ट रूप से बताता है, उस पर भी अनावश्यक
रूप से उसमें भी छानबीन की जाती है। और जो व्यक्ति कर की चोरी करते हैं उनको तो कठोर दंड मिलता नहीं है, और जो ईमानदार है और जिससे मान लो किसी कारण से अनइंटेंशनली भी कोई गलती हो गई तो उसको ज़्यादा दंड भुगतना पड़ता है, उसको ज़्यादा अधिक मानसिक वेदना जो है वो भोगनी पड़ती है। तो जो ज़्यादा कर दे रहा है उस पर ही छानबीन ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट इसमें है कर से प्राप्त आय का अनुपादिक कार्यों में उपयोग। अब ये तो वैसे तो जो पॉइंट है वो इस तरीके से है कि ये तो उसका उपयोग जो सरकार कर रही है वो नॉन प्रोडक्टिव वर्क में कर रही है, लेकिन इससे जो ईमानदार करदाता है उसकी भावनाओं को और उसके मन को तो ठेस पहुंचती है कि हम इतनी मेहनत से जो पैसा कमा रहे हैं उसका एक बड़ा भाग हम सरकार को दे रहे हैं, और सरकार उस आय को अनुपातक कार्यों में व्यय करती है। जैसे बार बार चुनाव में पैसा खर्च होना, बाई इलेक्शन होना, कई बार समय से पहले चुनाव करवा देना, राजनेताओं की सुरक्षा पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करना, बहुत अधिक मात्रा में उनको भत्ते और सुविधा देना, राजनीतिक उद्देश्यों से पैसा खर्च करना, ये कुछ ऐसे हैं जिसमें कि करदाता को एक मानसिक वेदना ज़रूर इसमें भोगनी पड़ती है। हालांकि ये सिस्टम का दोष नहीं है बल्कि सरकार को उसके प्रायोरिटीज़ जो खर्च करने की है उसका दोष है। नेक्स्ट है इसमें असंतुलित कर व्यवस्था। हमारे देश की कर प्रणाली में कुछ ही व्यक्तियों पर कर लगाया गया है, कुछ ही व्यक्तियों पर इस दृष्टि से जैसे हम ये कहते हैं कि हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है और इसकी जो 60% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन हमने कृषि की आय को केंद्रीय आयकर से मुक्त कर रखा है। तो ये एक जो है बड़ा असंतुलित सा व्यवहार है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 60% से ज़्यादा कृषि पर निर्भरता है और हमने उसको तो बिल्कुल ही मुक्त कर रखा है। तो ये जो कुल मिलाकर है ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, सभी को उस पर शामिल करें और सभी थोड़ा थोड़ा टैक्स का भार वहन करें, तो उससे क्या है करदाता को कष्ट भी नहीं होगा और सरकार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है कर निर्धारण में अत्यधिक विलंब। हमारे देश में कर निर्धारण में भी बहुत अधिक समय लग जाता है। रिटर्न सबमिट करने के बाद उसको फाइनलाइज करने में कई बार बहुत समय, पहले तो बहुत वर्ष लग जाते थे। आजकल जब से थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम हुआ है कुछ तो इसमें सुधार हुआ है। पहले तो करदाता रिफ़ंड के लिए परेशान हो जाता था, आजकल उसको समय से रिफ़ंड मिलने लगा है। फिर भी कई बार करदाताओं को बार बार विभाग में बुलाया जाता है, जिससे उसको मानसिक परेशानी जो होती है। अब अभी भी कल से जो नई टैक्स प्रणाली कुछ सुधार लागू होने हैं उसमें बार बार उसको बुलाया नहीं जाएगा। ईमानदार कर्मचारियों को और करदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, ईमानदार करदाताओं को सम्मानित किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था सरकार लाने वाली है। तो ये सुधार के उपाय इसमें चल रहे हैं। तो ये कुछ जो शॉर्टकमिंग्स हैं हमने देखी हैं। अब ये शॉर्टकमिंग्स वास्तव में इस शॉर्टकमिंग्स से अधिकारी भी परिचित हैं, सरकार भी परिचित है, उनकी भी जानकारी में ये सब बातें हैं, किसी न किसी रूप से बातें पहुंचती ही हैं और सरकार समय समय पर इनको दूर करने के उपाय भी कर रही है। और कुछ वर्षों से हमने देखा है कि इसमें हम सुधार कर रहे हैं, सुधार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब सारी कमियां एक साथ दूर नहीं हो सकती, लेकिन हमारे द्वारा जो चुनी हुई सरकारें हैं और जो कुशल प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन दोषों को दूर करने का समय समय पर प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमने हमारे लेक्चर में देखा कि भारतीय प्रत्यक्ष कर ढांचे की क्या कमियां हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।